गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र के पाठ 15 में भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां या भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक सुधार जो 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत अपनाए गए थे। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। तो पहले वाले वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो ये था कि 1950 से 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे। ये टॉपिक चल रहा था कि 1990 के दशक में हमने आर्थिक सुधार, जो ये उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण है, इनको अपनाए जाने के क्या कारण थे। तो हम देख रहे हैं कि 1950 से 1990 के बीच जो हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन, प्रबंधन बहुत ही कठोर नियमों पर चल रहा था, उससे हमारी विकास प्रक्रिया थोड़ी रुक सी गई थी। ऐसी स्थितियाँ, उसके कारण हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने 3-4 कारण पढ़ लिए हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 1990 के दशक में नए जो है नवीन प्रवृत्तियों को, नए आर्थिक सुधारों को क्यों अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि जो है जैसे ये कठोर नियम थे, हमारी सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और अन्य देशों से जो उधार ले रही थी राशि विकास के लिए, उसका अविवेकशील ढंग से जो है व्यय हो रहा था और देश का विकास नहीं हो रहा था। कई बार हमारी सरकार तो वो उधार ली हुई राशि ही वापस नहीं चुका पा रही थी। राजकीय अनुशासन का अभाव था, यानी सरकार ऐसे नियम नहीं बना पा रही थी जिससे जो है सरकारी घाटा कम हो, सरकारी ऋणों का भार कम हो। जो हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण से ले रहे थे ना उधार, वो कम हो, तो उसको कहते हैं राजकीय अनुशासनहीनता। ये हमारी अर्थव्यवस्था में आ गई थी, राजकीय अनुशासनहीनता। और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था जो है व्यापार घाटे का भी शिकार हो रही थी। 1990 से पहले जो है हमारे देश में आयात ज़्यादा होते थे, आयात मूल्य ज़्यादा था और निर्यात मूल्य कम था। ठीक है, तो उसको कहते हैं व्यापार घाटा। तो देखो व्यापार घाटा, व्यापार घाटा क्या है, एक मिनट। व्यापार घाटा देखो, किताब खोल लो आप लोग भी। यानी वैसे अपन अपनी साधारण भाषा में समझे तो व्यापार में होने वाला घाटा, और व्यापार में घाटा कब होता है, जब आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है। जैसे एक दुकानदार है, सामान ला ला के दुकान में भर रहा है और वो उसका सामान बिक रहा ही नहीं है, तो उसको क्या हो गया, व्यापार में घाटा ही होगा। अब देखो व्यापार घाटा में, किताब खोल लो आप भी। एक देश के आयातों का उस देश के निर्यातों पर आधिक्य उसका आर्थिक माप है। आयातों पर उस देश के निर्यातों का आधिक्य, यानी आयातों का आधिक्य निर्यातों से ज़्यादा है। आयात ज़्यादा होते हैं, निर्यात कम होते हैं, वो उस देश का क्या है, आर्थिक माप है। आयातों का उस देश के निर्यातों पर आधिक्य, तो पर में कौन ज़्यादा हो गए, आयात। तो आर्थिक माप है, ये माप बताता है कि देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से कितना अधिक है। यह एक देश के वस्तु व्यापार के घाटे का माप है। देखो, देश के आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से कितना अधिक है। आयात जो हमने करवाया, जैसे 10 करोड़ का आयात किया और 8 करोड़ का ही हमने निर्यात किया, ठीक है, तो घाटा कितना हो गया व्यापार में, 2 करोड़ का। इस तरह से तो आयातों का मूल्य उस देश के निर्यातों के मूल्य से कितना अधिक है, ये एक देश के वस्तु व्यापार घाटे का माप है। इसी को क्या कहते हैं, व्यापार घाटा। अब आपके जो पॉइंट बनेंगे वो 1990 के दशक में हमने आर्थिक सुधार क्यों अपनाए, उसमें भी आएंगे इसके पॉइंट। और व्यापार घाटे का अलग से प्रश्न बन जाता है तो उसमें भी आएंगे ये पॉइंट, मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, अब यहाँ पर डाल लो आप तीसरा, चौथा पॉइंट आपने डाला यहाँ से 1990 से पहले। चौथा पॉइंट आप 3 वहीं डाल चुके थे, चौथा पॉइंट आपको यहाँ डालना है। 1990 से पहले बढ़ते आयातों को सीमित करने तथा निर्यात संवर्धन पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चौथा नंबर डाल लिया। 5वां नंबर यहाँ डालो आप। और अगर व्यापार घाटे का कोई प्रश्न आ जाता तो ये 1 नंबर बन जाएगा कि व्यापार घाटा क्यों हुआ। देखो, 1950 से 1990 की आर्थिक नीतियों में उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया गया।
फर्मों एवं अर्थव्यवस्था के अन्य निकायों का अकुशल प्रबंधन किया गया। संसाधनों के उपयोग में कार्यकुशलता का अभाव था। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना ही दोषपूर्ण हो गई थी। ये स्थिति पैदा हो गई। तो 5वां नंबर यहाँ डाल लो, यहाँ से यहाँ तक अकुशल प्रबंधन किया गया। और छठा नंबर आगे से डालो, संसाधनों के उपयोग में, यहाँ से ये छठा नंबर। संसाधनों के उपयोग का, जो संसाधन हमारे पास थे उसका, उनको भी हमने सही ढंग से उपयोग नहीं लिए, उनकी कार्यकुशलता का भी अभाव था। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण संरचना ही क्या हो गई थी, दोषपूर्ण। यहाँ तक 6 नंबर आ जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतें बढ़ती गई तथा उत्पादकता का स्तर बहुत ही निम्न हो गया। इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत तो बढ़ती गई, किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उद्योगों को अनावश्यक संरक्षण प्रदान किया गया, मजदूरों को अनावश्यक सुविधाएं दी गई और काम कम कर रहे हैं वो। तो इस तरह से सार्वजनिक सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। तो उससे क्या हो रहा था कि पैसा तो ज़्यादा खर्च हो रहा था उत्पादन प्रक्रिया में, लेकिन वस्तुएं उत्पादन कम हो रही थी। तो इससे क्या हो गया, महंगाई बढ़ गई। तो आगे देखो, इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागतें बढ़ गई तथा उत्पादन का स्तर बहुत ही कम हो गया। उत्पादन की धीमी वृद्धि, अत्यधिक सार्वजनिक व्यय तथा अन्य कारणों ने महंगाई यानी मुद्रास्फीति की समस्या पैदा कर दी। यहाँ से लगा लो, इससे अर्थव्यवस्था का अगला पॉइंट लगा लो, छठा 7वां पॉइंट लगा लो, यहाँ से समस्या उत्पन्न कर दी। इससे क्या हो गया, उत्पादन भी कम होने लग गया, सार्वजनिक व्यय भी बढ़ गया और बहुत सारे कारण ऐसे हो गए जिससे महंगाई बढ़ गई की समस्या उत्पन्न कर दी। वस्तुओं की तेजी से बढ़ती कीमतों ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। इन सभी स्थितियों के कारण भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना। अब और तीसरा कारण क्या हुआ, भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल बन गया। भुगतान संतुलन क्या, जैसे हम आयात कर रहे हैं तो हमें भी भुगतान करना होता है, और हम निर्यात कर रहे हैं किसी वस्तु को तो दूसरे देशों से हमें भुगतान मिलता है। तो वो भुगतान संतुलन बिगड़ गया कि हमें आयात कर रहे हैं तो हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है और निर्यात से पैसा कम आ रहा है, क्योंकि उत्पादन ही कम हो रहा है वस्तुओं का। उत्पादन वृद्धि जो है धीमी गति से हो रहा है, तो इससे हमारा भुगतान संतुलन भी बिगड़ गया, प्रतिकूल बना रहा। तथा विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया। जब हम निर्यात ही नहीं कर रहे हैं, वस्तुओं का उत्पादन कम हो रहा है, तो फिर विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी। 90 के दशक के प्रारंभ में भारत के पास मुश्किल से लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार शेष रहा। विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही शेष रह गया। जब विदेशी मुद्रा भंडार होता है तभी जो है व्यापार बढ़ता है। तो इससे क्या हो गया, व्यापारिक घाटा हो गया। तो छठा 7वां नंबर यहाँ से डाल लेना, भुगतान संतुलन बिगड़ गया। ये 7 पॉइंट होंगे, वो 90 के दशक में हमने आर्थिक सुधारों को क्यों अपनाया था उसके। अब देखो अगला, भुगतान संतुलन, व्यापार घाटा और भुगतान संतुलन में अंतर, ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो देखो, भुगतान संतुलन, एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं वो, और व्यापार घाटा किसे कहते हैं उसका यही था ऊपर वाला पैराग्राफ। तो अगर व्यापार घाटा और भुगतान संतुलन में अंतर पूछ ले तो पहले तो आपको दोनों की परिभाषा लिखनी है। अब देखो, राजकोषीय असंतुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। ये यहाँ होगा उस प्रश्न का एंड। निबंधात्मक प्रश्न 2 है ना, कि 1990 के दशक में आर्थिक सुधार अपनाए जाने के क्या कारण थे। तो 7 पॉइंट तो वही हो गए, 8वां पॉइंट यहाँ से डालोगे आप, यहाँ से 8वां पॉइंट कि राजकोषीय असंतुलन, अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना तथा भुगतान संतुलन की संकट की स्थितियों को सुधारने के लिए भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति के तहत 1991 में नए आर्थिक सुधार लागू किए। तो उस प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न 2 का उत्तर यहाँ जाके पूरा होगा 8 पॉइंटों में, ठीक है। और उत्तर भी आ गया, इसलिए जो है उन्होंने ये आर्थिक सुधार लागू किए, ठीक है। और व्यापार घाटा का पूछ ले तो 5वां पॉइंट जो पहला पॉइंट बनेगा, और फिर यहाँ से आ जाएंगे, इसका भुगतान संतुलन का पहला पॉइंट इधर आ जाएगा।
आगे देखो, यद्यपि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया 1980 के दशक में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन तब इन सुधारों को पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ लागू नहीं किया गया था। अतः ये संकट गंभीर होते गए, पूरी से इच्छा शक्ति से लागू नहीं किए, इसलिए जो है संकट गंभीर होते गए। इस स्थिति में भारत ने 1991 में दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता की मांग की। 1991 में ये दो संस्थाएं हैं जो विभिन्न देशों को लोन देती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहाँ से भारत ने जो है वित्तीय सहायता की मदद मांगी। इन संस्थानों ने भारत को सशर्त ऋण प्रदान किया। भारत ने इनकी शर्तों की पालना करते हुए 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने भारत को ऋण सशर्त शर्त के पर ऋण दिया, तो वो शर्तों की पालना करते हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का संबंध तो देश के विभिन्न देशों से है, तो उसने ये शर्तें रखी कि आप जो है एक अपनी नई आर्थिक नीति बनाए और उस आर्थिक नीति में आप उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को अपनाएं। तो भारत ने इनकी पालना की और 1991 जुलाई 1991 में एक नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियां उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। ठीक है, आगे देखो, शर्त यही थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए नवीन प्रवृत्तियों को अपनाओ। विश्व बैंक वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक की स्थापना की गई। इससे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक आया ना, विश्व बैंक से ऋण लिया, तो विश्व बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, आगे देखो, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आर्थिक स्तरीकरण तथा संरचनात्मक सुधार हेतु उपाय लागू किए गए। अब जो आर्थिक सुधार हमने अपनाए उसके अंतर्गत आर्थिक स्तरीकरण, आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए तथा संरचनात्मक सुधार हेतु उपाय लागू किए गए। पहले हमारी आधारभूत संरचना में हम परिवर्तन करें, तब विकास होगा। तो संरचनात्मक सुधार हेतु उपाय अपनाए गए। आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय अल्पकालिक थे, यानी ये उपाय क्या थे? अल्पकालिक, थोड़े समय में हमें ये पूरा करने थे। इनके अंतर्गत भुगतान संतुलन के संकट, अल्पकालिक उपायों में क्या क्या थे? देखो, भुगतान संतुलन के संकट तथा मुद्रास्फीति यानी महंगाई, मुद्रास्फीति यानी महंगाई की समस्या को नियंत्रित करने के उपाय, शामिल थे। ठीक है, किसमें? अल्पकालिक उपायों में। अल्पकालिक उपायों में क्या थे? भुगतान संतुलन के संकट को सुधारने, भुगतान संतुलन को सही करने, है ना, और ये जो महंगाई की समस्या को समाप्त करने के उपाय थे अल्पकालिक, कि जल्दी से इन समस्याओं को समाप्त करो। संरचनात्मक सुधार दीर्घकालीन प्रकृति के थे, और संरचनात्मक सुधार जो थे वो दीर्घकालीन थे, लंबे समय के, यानी धीरे धीरे सुधार होगा। दो चीज़ें थी, आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार। तो आर्थिक स्थिरीकरण तो अल्पकालिक और संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक। आर्थिक स्थिरीकरण के लिए क्या करना था? स्थिरीकरण के लिए भुगतान संतुलन के संकट से उबरना और महंगाई की समस्या को, मुद्रास्फीति की समस्या को नियंत्रित करना। और संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक प्रवृत्ति के थे। इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संरचना में सुधार तथा अर्थव्यवस्था की कुशलता में वृद्धि करना था। इन सुधारों के अंतर्गत सरकार ने अपनी नीतियों को पुनः परिभाषित किया तथा कई नई नीतियां प्रारंभ की। आर्थिक सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा लागू किया गया। और इन आर्थिक सुधारों को कौन सी प्रक्रिया अपनाई? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा इन सुधारों को लागू किया गया। ठीक है, तो ये भी आपके पूछा जा सकता है कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें अपनाई गई? आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार। आर्थिक स्थिरीकरण अल्पकालिक थे, संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक थे। अब आर्थिक स्थिरीकरण में क्या था? भुगतान संतुलन कार्य, और इसमें क्या था? ये वाला संरचनात्मक सुधारों में। और संरचनात्मक सुधारों में ही
जो है इन सुधारों के अंतर्गत ही, कौन से संरचनात्मक सुधारों के अंतर्गत ही सरकार ने अपनी नीतियों को पुनः प्रभाषित किया, नई नीतियां बनाई। वो 1991 में आर्थिक नीति और आर्थिक सुधारों यानी को अपनाया। आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक सुधारों को लागू किया गया। ठीक है, अब इसमें पहला पढ़ेंगे, इसी में आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण में उदारीकरण पढ़ेंगे अपन। ठीक है, देखो, अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों, नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया से। उदारीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? सरलीकरण। कि अर्थशास्त्र में उदारीकरण का आशय आर्थिक नीतियों में, जो हमारे देश की आर्थिक नीतियां हैं उनमें जो है सरलीकरण की प्रक्रिया हो, सरल हो वो कानून अर्थव्यवस्था के। 1990 ईस्वी से पूर्व अपनाई गई विकास रणनीति में सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था को नियंत्रक तथा उत्पादक की थी। इस भूमिका का निर्वहन करने हेतु अनेक नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगाए गए। सरकार द्वारा 1990 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था में खूब सारे प्रतिबंध थे। विकास रणनीति में सरकार की भूमिका नियंत्रक और उत्पादक की थी। नियंत्रण में उत्पादन करना, ठीक है, कठोर नियंत्रण में उत्पादन करने की थी 1990 से पहले हमारी सरकार की भूमिका। इस भूमिका का निर्वहन करने हेतु अनेक नियंत्रण तथा प्रतिबंध लगाए गए थे, यानी अनेक नियंत्रण और प्रतिबंध थे उद्योगों पर, इन पर सब पर। आगे देखो, सरकार द्वारा 1991 में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में अवांछित नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए जो आय लागू किए गए उन्हें उदारीकरण कहा जाता है। यहीं से अंडरलाइन कर लो, उदारीकरण क्या है सर? नई आर्थिक नीति बनी और उसमें नई आर्थिक नीति में जो है अवांछित बेकार के नियंत्रणों को और प्रतिबंधों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे नियम बनाए गए, उनको क्या कहा गया? उदारीकरण कहा गया। इसके अंतर्गत जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। नई औद्योगिक नीति भी कब बनी? जुलाई 1991 में नई उद्योगों के लिए नई नीति बनी। प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। और ये नई औद्योगिक नीति बनी क्योंकि उद्योगों का विकास करना था तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इनमें वित्तीय क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, विदेशी विनिमय, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार करते हुए अनेक अनावश्यक नियमों तथा नियंत्रणों को समाप्त किया गया। जो नई औद्योगिक नीति बनाई उसमें उद्योगों पर जो अनावश्यक नियम थे, नियंत्रण थे, उनको समाप्त किया गया और विदेशी विनिमय, बाहरी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर व्यवस्था आदि में व्यापक सुधार किए गए। किसके तहत? नई औद्योगिक नीति के तहत। और नई आर्थिक नीति के तहत जो है उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाई थी नई आर्थिक नीति के तहत। उसी के तहत नई औद्योगिक नीति में जो है इन नियंत्रणों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, आगे देखो, उदारीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंडरलाइन कर लो। अब जो उदारीकरण की प्रक्रिया हमने अपनाई उससे क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के क्षेत्र सारे सरकारी नियंत्रण में होते हैं और सरकार उन पर प्रतिबंध रखती है, नियंत्रण रखती है, तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनावश्यक नियंत्रण नहीं होते हैं, वो उत्पादन पर ध्यान देते हैं कि नियम बिल्कुल हल्के होते हैं, कठोर नहीं होते हैं और उत्पादन अधिक होता है। तो हमने भी जब उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई, नियमों पर प्रतिबंधों में ढील दी हमने, तो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था भी जो है उदारीकरण के फलस्वरूप समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रक्रिया द्वारा और कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। मिश्रित तो है ही, लेकिन पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण ज़्यादा थे 1990 से पहले, और अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण ज़्यादा होने आ गई भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाने के फलस्वरूप। ठीक है, 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत इसे सरकारी स्तर। अब इससे क्या हुआ? समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 4 अंक का।
अब इससे क्या हुआ कि इससे सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई। भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्वरूप की ओर उन्मुख हुई। नंबर डाल लो चाहो तो, पहला नंबर, दूसरा नंबर यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार, और तीसरा नंबर यहाँ से उदारीकरण से अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं समाप्त हो गई। तीसरा, अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। यानी इतने परिवर्तन हुए, यहाँ तक लगा लो तीसरा। ठीक है, तो ये परिवर्तन देखकर कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार की क्रिया को क्या बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। इसलिए इस उदारीकरण का नाम क्या है, सरलीकरण भी है। अनावश्यक नियंत्रण, प्रतिबंध जो थे, कठोर नियम जो थे अर्थव्यवस्था में, उत्पादन क्षेत्रों में, कंपनियों में, उद्योगों पर, उन सबको क्या कर दिया गया, थोड़ा सरल कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं, यानी अतः कहा जा सकता है कि आर्थिक क्षेत्रों तथा नीतियों में सरकारी बाधाओं को समाप्त करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। सरल करने बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं, जो हमने अपनाया। जिसे भारत में उदारीकरण कहा गया। वस्तुतः वह अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे लागू करना। देखो, जिसे भारत में उदारीकरण कहा गया, किसे, जो सरलीकरण की प्रक्रिया, सरल बनाया गए नियमों को, उसको उदारीकरण कहा गया। वस्तुतः वह अर्थव्यवस्था में पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे लागू करना है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया जहां से स्वदेशी की मौलिक अर्थ एवं संस्कृति की ओर लौटना असंभव था। इस स्थिति का फायदा पूंजीवादी देशों ने उठाया और भारत विश्व मंच पर आर्थिक उदारवाद के नाम पर एक नई प्रयोगशाला के रूप में उभर कर सामने आया। हमारी विशाल जनसंख्या और उसमें भी सक्षम मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। जिस सरकार ने वैश्वीकरण के नाम पर देश को बाजार का रूप दे दिया था, उसके पीछे आने वाली सरकारों के लिए नए रास्ते पर चलना असंभव था। बेटा, इस पैराग्राफ में है आपके उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव। क्या है, लिख लो यहाँ पे, नकारात्मक प्रभाव। किसके, नकारात्मक। इस पैराग्राफ में उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, इसके पास ही लिख लो, यहीं से है नकारात्मक प्रभाव पूरे पैराग्राफ में। और ये यहाँ से आएंगे आपके सकारात्मक प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था के में उदारीकरण को अपनाने के सकारात्मक, ये सकारात्मक प्रभाव है और उस पैराग्राफ में नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव में 3 पॉइंट बताया आपको। ये कि सरकारी हस्तक्षेप में कमी आई, मुक्त बाजार हुए उदारीकरण से, जो भी है ये यहाँ से उदारीकरण से अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक दृढ़ताएं समाप्त हो गई। और नकारात्मक प्रभावों में ये हो गया कि जो है भारत पश्चिमी अनुप्रयोगों को बिना सोचे समझे हमने लागू कर लिया। पूंजीवादी देश पश्चिमी देश ही है, अमेरिका वगैरह ही है। तो इससे जो है भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ झुकाव हो गया, जिससे भारत दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। क्योंकि पहले समाजवादी के गुण थे, अब पूंजीवादी के गुण थे। तो अब पूंजीवादी देश जो है भारत पर प्रभाव जमाने लग गए। इसका फायदा पूंजीवादी देशों ने उठाया। ये सारे नकारात्मक प्रभाव है। भारत एक प्रयोगशाला बन गया पूंजीवादी देशों के लिए। तो इसमें भी आप पॉइंट बना लेना 3-4। विशाल जनसंख्या और उसमें भी सक्षम मध्यम वर्ग पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गया। ऐसे 4 पॉइंट बन जाएंगे इसमें, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव के। और सकारात्मक प्रभाव के 3 पॉइंट। जिस सरकार ने वैश्वीकरण के नाम पर देश को बाजार का रूप दिया था, उसके पीछे आने वाली सरकारों के लिए नए रास्ते पर चलना असंभव हो गया। ठीक है, ये नकारात्मक प्रभाव का पैराग्राफ, जिसमें आप 4 पॉइंट बना लेना। सकारात्मक प्रभाव में भी 3 पॉइंट बन रहे हैं। अब आएगा अगला निजीकरण, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उदारीकरण का आपका पूरा 4 अंक का प्रश्न बनता है।